हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट के बारे में। पिछले साल मैंने म्यूचुअल फंड्स में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसकी पूरी समरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही इस नए साल में बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को और नए इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन रहेगा कि हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको टेंशन फ्री और कंसिस्टेंट मैनर में हर महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। क्योंकि मैंने खुद इन सभी बातों को दिमाग में रखकर ही कंसिस्टेंट हर महीने इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जून मंथ में की थी। और उस समय मैंने वन टाइम 27,500 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किए थे। तो ऐसे मैंने क्यों किया था? दरअसल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन मैंने जनवरी मंथ में ही लिया था। और 4-5 महीनों के बाद जाकर मैंने जून मंथ में मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट किया था। तो ऐसा मैंने क्यों किया था, उसके पीछे मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे आपका थोड़ा-सा समय लेना चाहता हूँ, अपनी कुछ बातें आपको बताने के लिए, जो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें वो आपको सिर्फ़ बताएँगे कि ये वाला फंड अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, आपको 1-2 साल में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मैं खुद इन्वेस्ट करके मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना शुरुआती टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैं भी एक बिगिनर था और म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कर रहा था। क्या पता शायद मेरी ये एडवाइस उन लोगों को हेल्प करेगी जो अभी बिगिनर्स हैं और वो इस नए साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले तो मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब नहीं बताने वाला। ये सब बेसिक्स आप यूट्यूब पर दूसरे वीडियोस देखकर भी समझ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। अब जब किसी बिगिनर ने यूट्यूब के थ्रू या किताबों की हेल्प से म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल की, तब जाके वो डिसाइड करता है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से अभी ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी कोई बिगिनर है, वो शुरुआती टाइम पर बस ये 3-4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है। और मैंने भी शुरुआती समय में यही पॉइंट के बेस पर इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है, क्योंकि हाई क्वालिफाइड मैनेजर लोग आपके पैसों को मैनेज करते हैं। सेकंड पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट टाइप के फंड्स कैटेगरी होती है, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, फ्लेक्सी कैप, जिससे आप अपने रिस्क लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यूट्यूब पे आप जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कौन सी भी वीडियो देखोगे, तो उसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक के रिटर्न्स मिलते ही है। और जब बात ज़्यादा रिटर्न्स की आती है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते ही हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। और लास्ट पॉइंट जो सभी बिगिनर्स के लिए लागू होता है, जिसमें मैं खुद हूँ, और मैंने भी इस पॉइंट को दिमाग में रखकर ही म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ किया था। मैं खुद को कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम मैंने भी सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मार्केट को स्टडी करके ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकूँ। मुझे फाइनेंशियल की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज फीस म्यूचुअल फंड मैनेजर को देकर 12 से 15% तक के रिटर्न्स पा सकता हूँ। इन शॉर्ट, किसी को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, किसी को मार्केट को टाइम देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा चाहिए, उस केस में ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब जो बिगिनर्स होते हैं, उनकी नेक्स्ट स्टेप होती है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फाइंड आउट करना, और वो बाद में 4-5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स वॉच लिस्ट में ऐड भी कर लेते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 1 या 2 म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करो। 4-5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से ओवरलैपिंग होता है। उनकी बातें भी सही है, लेकिन जो लोग बिगिनर्स होते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले, उनका माइंडसेट उस टाइम वैसे नहीं सोचता। वो सिर्फ 1-2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। उससे अच्छा वो सोचते हैं कि 3-4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क भी कम होगा और अपना पैसा भी डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्टेड रहेगा। मैंने भी यही सोचकर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को वॉच लिस्ट में ऐड किया था, और मोस्टली सभी बिगिनर्स ऐसे ही करते हैं।
किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है वन टाइम यानी कि लंप सम, और सेकंड होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर सही है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो वन टाइम ऑप्शन सिलेक्ट करके लमसम में 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है तो वो अपनी सैलरी का कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एसआईपी ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। ज़्यादातर लोग एसआईपी ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऑटो पे ऑप्शन की वजह से हर महीने स्पेसिफिक डेट को पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। एसआईपी की वजह से लोगों को कंसिस्टेंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करने की आदत लग जाती है। अब इतना सारा बताने के बाद कुछ लोग बोलेंगे, अगर आपको एसआईपी ऑप्शन इतना सही लगता है तो आप खुद क्यों वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो। तो मैं अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। अपनी बात बताने से पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो और आपने एनालाइज करके कुछ म्यूचुअल फंड्स वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं और अभी कंफ्यूजन में हो कि हमें एसआईपी ऑप्शन थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको हर महीना कंसिस्टेंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस किस को एसआईपी ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और किस को लमसम ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, जिससे आप टेंशन फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मैं अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसआईपी ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जिनका अच्छा जॉब हो, अच्छा वेल सेटल बड़ा बिजनेस हो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और सारे खर्चे करने के बाद भी पैसा अकाउंट में बच जाता है, तो वो लोग किसी भी तरह का टेंशन ना लेकर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, टेंशन किस बात का है। तो आप जब 4-5 म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का सोचते हो तो आपको एवरी मंथ अपने बैंक अकाउंट में उतना ही अमाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपकी जितनी ज़्यादा एसआईपीज़ है उतनी ही ज़्यादा अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में हर महीने एसआईपी डेट से पहले मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ऐसा वाला टेंशन जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनको नहीं होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ज़रूर होता है। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एज 15 से 20 साल तक का होता है और वो अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज होने के कारण उन्हें भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस केस में आप लोग अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को समझो। अगर आपके माता पिता अच्छा जॉब करते होंगे, उनका अच्छा बिजनेस होगा, फैमिली का फाइनेंशियल अच्छा होगा, तो उन स्टूडेंट्स ने एसआईपी ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए घर से पॉकेट मनी मिल सकती है और आपको मार्केट अप डाउन का भी फायदा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ऐसा करने से 15-20 के एज में आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी और आपका फोकस पढ़ाई पर भी रहेगा, जिससे आप अपने करियर पर भी ध्यान दे सकते हैं। और जिन लोगों का एज 20 से 30 साल तक का है और वो खुद भी जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो उस केस में उन लोगों ने मार्केट फॉल पर लमसम किया तो भी चल सकता है। या फिर आप एसआईपी ऑप्शन से ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपके पास 25-30 साल का टाइम है और इस लॉन्ग टर्म होराइजन का फ़ायदा आपको बाद में मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो विदाउट टेंशन हर महीने कंसिस्टेंट मैनर के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे, क्या आपने सिर्फ अमीर लोगों के और उनके बच्चों के इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बताया है, तो क्या फिर हम मिडिल क्लास वालों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों का भी सही है। मैंने तो अभी बस इन्वेस्टमेंट की एक साइड का पहलू बताया है, अभी दूसरी साइड का पहलू बताना बाकी है। वैसे भी आप लोगों को ग्रो ब्रोकर के बारे में जानकारी तो होगी ही। उनका एक एडवर्टाइज आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये मार्केट सबका है बॉस। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी सबके लिए होनी ही चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वाला रिटेल इन्वेस्टर भी एसआईपी कर सकता है और लमसम भी कर सकता है, और वो भी हर महीने कंसिस्टेंट मैनर के साथ, एक भी इंस्टॉलमेंट मिस किए बिना, तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल लेवल को समझना पड़ेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करेगा। तो चलिए आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने आप को पहचानो। अगर आपके माता पिता किसी गांव में रहकर खेती करते हैं या फिर किसी कंपनी में या फैक्ट्री में नॉर्मल से सैलरी पर काम करते हैं, किसी के माँ बाप रेंटेड घर में रहते हैं, किसी का रेंटेड शॉप है, उन लोगों के फैमिली का इनकम अभी के समय में 30-40 हज़ार से भी कम है, तो आप सभी को पता है कि उन फैमिलीज़ के मेंबर्स को थोड़ा समझदारी से पैसा यूज़ करना पड़ता है।
अब इस केस में कुछ लोग हिम्मत करके अपने खर्चों पर कंट्रोल करके अपनी फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए एसआईपी ऑप्शन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हर महीने एसआईपी के लिए बैंक अकाउंट में पैसा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, पर अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो उन लोगों को मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है उसे देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। शुरुआती समय में मुझे भी एसआईपी स्टार्ट करनी थी और मैंने 6 म्यूचुअल फंड्स वॉच लिस्ट में ऐड भी करके रखे थे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं 5-6 फंड्स में एसआईपी करूँगा तो हर महीने मुझे उन एसआईपीज़ की अमाउंट बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और अगर मैंने एसआईपीज़ की अमाउंट 2000 फिक्स करके एसआईपी स्टार्ट कर दी और किसी महीने मेरे पास पैसे ही नहीं हुए या फिर 500 हज़ार ही हुए, तो उस महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। एसआईपी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग दिखाएगा। मुझे किसी भी मंथ में किसी भी डेट को कितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का पावर या अधिकार मेरे हाथ में नहीं होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने डिसीजन लिया कि इससे अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग करके सभी फंड्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करके टेंशन फ्री जब चाहे जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जनवरी मंथ में किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने मेरे वॉच लिस्ट में जितने भी फंड्स ऐड करके रखे थे उन सभी का वन टाइम मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट किया और उसे जनवरी मंथ से लेके मई मंथ तक सेव किया। और फिर जाकर जून मंथ में मैंने सभी फंड्स का जो भी मिनिमम अमाउंट था उसे पे करके मिनिमम अमाउंट क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। अब मैं किसी भी फंड्स में अपनी मर्जी से कम ज़्यादा रेशियो में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आपको हर महीना बैंक अकाउंट में पैसा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को मेरी तरह थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके आपने जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है उसका मिनिमम अमाउंट पे करना है। उसके बाद अगले महीने आपके पास ज़्यादा पैसा आए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, कम आए तो कम करो, और अगर पैसे ही नहीं आए तो मत करो। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। इस तरह मैंने मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 27,500 रुपीज़ जून मंथ में इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने 6 म्यूचुअल फंड्स का जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ज़्यादातर फंड्स का 5,000 रुपीज़ ही था, उसे पे करके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था। जुलाई मंथ में थोड़े प्रॉब्लम की वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन मैंने उस टाइम की एनएवी वैल्यू नोट डाउन करके रखी है। जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तब मैं उस समय जुलाई मंथ का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। अगस्त मंथ में मैंने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मैक्सिमम अमाउंट एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किया है। सितंबर मंथ में मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और इस बार टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मैक्सिमम अमाउंट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया था। अगर मैं एसआईपी ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट करता तो अपनी मर्जी से किसी भी फंड में कम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। अक्टूबर मंथ में मैंने 12,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। उस दिन शायद धनतेरस था, तो उसी शुभ दिन पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। नवंबर मंथ में मैंने 13,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 17% अमाउंट मैंने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किया है और सबसे कम अमाउंट फ्लेक्सिकैप फंड में इन्वेस्ट किया है। दिसंबर मंथ में मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। यहाँ आप देख सकते हैं इस बार फ्लेक्सिकैप फंड में मैंने 17% अमाउंट इन्वेस्ट किया है और सबसे कम अमाउंट एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको हर महीने एसआईपी के लिए पैसा मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरे मेथड को अप्लाई करके टेंशन फ्री अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर हर महीने कंसिस्टेंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करने की आदत होनी चाहिए। पहले आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की आदत लगाओ, उसके बाद आप कंसिस्टेंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करने लगोगे। अगर आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की आदत नहीं है तो आप एसआईपी ऑप्शन से ही इन्वेस्टमेंट करो। स्मॉल अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करो, जिससे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पैसा इन्वेस्टमेंट हो सके। दोस्तों, हर महीने मैंने जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स में ही किया है। जो 6 नंबर का म्यूचुअल फंड है उसमें मेरी एसआईपी एक्टिव है। वो भी अच्छा फंड है, लेकिन उसमें सिर्फ एसआईपी का ही ऑप्शन था, तो उसमें मैंने 2,500 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट कर दी थी। तो उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। जून मंथ में मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी 2,500 रुपीज़ की। फिर नेक्स्ट एसआईपी अमाउंट अगस्त मंथ में डिडक्ट हुई। उसके बाद दिसंबर मंथ तक हर महीने 2,500 रुपीज़ बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर इन्वेस्ट होते गए। अब इसके अलावा हमने एक संकल्प किया था कि हर 100 सब्सक्राइबर चैनल के साथ जुड़ जाने पर हम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर हमने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। 250 रुपीज़ हमने एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट किए थे
और बाकी के ₹250 हमने एक्सिस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद जैसे-जैसे सब्सक्राइबर चैनल के साथ जुड़ते गए, वैसे-वैसे हम हर 100 सब्सक्राइबर्स के बाद ₹500 इन्वेस्ट करते गए। तो आप देख सकते हैं 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने तक हमने टोटल ₹2000 इन्वेस्ट किए हैं। तो देखा जाए तो 2022 में हमने टोटल ₹1,05,500 इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस 2023 में हम म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसे देखते हैं। 2022 में हमने अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट किया था। तो 2023 में हम 2 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट सेट करेंगे। मुझे पता है कि ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम 2 लाख रुपीज़ का टारगेट सेट करके चलेंगे। अगर 2 लाख का टारगेट कंप्लीट हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाया तो एटलीस्ट उसके आसपास तक तो इन्वेस्ट हो ही जाएगा। बस मैं अपनी तरफ से हर महीना कंसिस्टेंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा ट्राई करूँगा, और मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यशस्वी इन्वेस्टर फैमिली के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मेरा म्यूचुअल फंड के बारे में शुरुआती समय से लेकर हर महीना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने तक का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। साथ ही बिगिनर्स को अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को समझकर एसआईपी करनी चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो या इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, जिससे वो भी अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न बता दीजिए, जिससे मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी बता दीजिए। मैं उस पर स्टडी करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।